सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम आयलर थ्योरम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आयलर थ्योरम पढ़ी थी। वेरी गुड। जिसका पेपर क्वालिफाई हो गया उसको शाबाश है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि u बराबर x रेज टू पावर m f ऑफ y बाई एक्स प्लस x रेज टू पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स, अगर दो फंक्शन से मिलकर ये बन जाए, दो फंक्शन से मिलकर बने, तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। वही जो आयलर थ्योरम वाली बात कर रहा हूं, मतलब ये कह रहा हूं प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, इसकी बात की जा रही है और इसकी बात की जा रही है स्टूडेंट्स, प्लस 2xy डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाई डेल वाई स्क्वेयर। अगर इनकी चर्चा कर रहा हूं, अब आप देखिए दिस वन, अब डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है। तो व्हाट इज डेल यू बाई डेल एक्स? इसका नाम मैं u की ये v और w दे देता हूं। अगर इसका नाम मैं v और w दे देता हूं तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो गया? डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल w बाई डेल एक्स, और डेल u बाई डेल y क्या हो गया? डेल v बाई डेल y और डेल w बाई डेल y। अब मैंने x और y गुना करके जोड़ दिया, तो x और y अगर इसमें गुना करूं और जोड़ दूं तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा, प्लस ऐसा, और ये देखिए v जो है हमारा m घात का अगर समघात फलन है, v तो इसका नाम दिया है और w इसका नाम दिया है, और v अगर स्टूडेंट मेरा ऐसा है जो कि m घात का समघात फलन है, और w अगर मेरा ऐसा है जो कि n घात का समघात फलन है, तो आपने आयलर थ्योरम से आप जानते हो जो फलन m घात का समघात फलन है उसके लिए यहां पर आयलर थ्योरम लग जाएगी, और आयलर थ्योरम लगने के कारण ये किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू वी के बराबर, और ये n इंटू डब्ल्यू के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऐसा लग रहा है कि अलग अलग आपने क्या किया? अलग अलग दोनों पे आयलर थ्योरम लगा दी। आपने दोनों पे अलग अलग आयलर थ्योरम लगा दी, ये काम है। इसी प्रकार से जैसा मैंने सेकंड डेरिवेटिव लास्ट में किया था, बिल्कुल उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराऊंगा। इसको x के लिए डेरिवेटिव करेंगे, इसको y के लिए डेरिवेटिव करेंगे, एक इक्वेशन में x एक में y गुना करके जोड़ेंगे, तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आने वाला है। इसी प्रकार एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाई डेल वाई स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा? m इंटू एम माइनस वन इंटू वी, n इंटू एन माइनस वन इंटू डब्ल्यू। यानी यही है, दोनों के दोनों अगर समघात फलन है और दो समघात फलनों को जोड़कर बना है u, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग फलन पे आयलर थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी।
ठीक है ना। दोनों पे अलग अलग आइलर थ्योरम लग जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, दोनों पे अलग अलग आइलर थ्योरम लगेगी। चेक इट, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, दोनों पे अलग अलग आइलर थ्योरम लग जाएगी। तो अब जरा आप क्वेश्चन एक बार, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तब तक नोट कर लें, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। 2 मिनट है आपके पास विद्यार्थियों। सर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें dy बाई डी एक्स पूछा था, लेकिन उसमें फिक्स वैल्यू है, उसमें फिक्स वैल्यू है, तो मीन्स 2.2 ऐसे। तो सर वो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है क्या? पता नहीं यार क्या कह रहे हो, पढ़ लो फिर देख लेना। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करना है, मैं एक बार 2 क्वेश्चन देता हूं। जब ये टॉपिक हो जाए उसके बाद वो मुझे क्वेश्चन दिखा देना कौन सा है। यदि u बराबर 5y बाई एक्स, तब बताएं पहले और दूसरे का आंसर। सो इसका आंसर क्या है? अगर मैं इसका नाम v दूं और इसका नाम w दूं तो 1v प्लस w, 1v प्लस 0w, इसका मतलब v। इसका n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन वी प्लस n इंटू n माइनस वन डब्ल्यू, यानी 0। इसका आंसर 0 आ चुका है। यदि u बराबर तब बोलो इसका क्या आंसर आएगा सेकंड का? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं।
एक स्टूडेंट ने कहा 10/sec²। इसका आंसर वेरी गुड, ये भी होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस है। जीरो घात का समघात फलन है, तो इसका आंसर क्या आ गया? जीरो इन n इंटू एफ, n इंटू दिस, तो एन एफ होता है 0 इंटू वी प्लस 0 इंटू डब्ल्यू। इसका आंसर 0 आ गया। क्या कर रहे हो अजय? सर समझ नहीं आया, ये समघात फलन नहीं है क्या? कितने घात का समघात फलन है ये वाला? 0 घात का समघात फलन है। अगले वाला क्या है? 0 घात का समघात फलन है। और मैंने अभी तो पीछे रिजल्ट पढ़ा ये कि अगर ये दोनों के दोनों समघात फलन है तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है एक तरह से अलग अलग के लिए सॉल्व कर देना होता है। अलग अलग का मतलब, अगर मैं इसका नाम v मानूं तो v एक m घात का समघात फलन है। तो m घात के समघात फलन में अगर मैं आइलर थ्योरम लगाऊं तो क्या आता है? mv। n घात के समघात फलन पे अगर आइलर थ्योरम लगाऊं तो क्या आता है? nw। सर अगर ये एक घात का समघात होता तो दोनों में अलग अलग लगा सकते थे क्या? हाँ, दोनों में अलग अलग ही तो लगाया। ये क्या है? ये क्या आया है? m इंटू वी और n इंटू डब्ल्यू। इसके कारण v पे भी अलग आइलर थ्योरम और w पे भी अलग आइलर थ्योरम। दोनों पे अलग अलग ही तो लग रही है। n इंटू n माइनस वन एफ, n इंटू n माइनस वन एफ। दोनों के दोनों समघात है, बीच में प्लस है, दोनों पे अलग अलग आइलर थ्योरम लगा देनी है। तो इस पे आइलर थ्योरम जब लगाई, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये तो आइलर थ्योरम वाला रिजल्ट है, ये आइलर थ्योरम वाला इस पे लगाया तो इसका आंसर आ गया 0 इंटू ये जो भी नाम दिया इसका v दे दिया, इसका n इंटू एफ, 0 इंटू ये जो भी नाम दिया और 0 आ गया बस। ठीक है ना? ओके। यदि f ऑफ f एक x1 x2 सोन xn n चरों का डायरेक्टली समघात नहीं है, समघातों का सम है, क्या दिक्कत है? प्रूफ में हो गया जब तो इसमें हो ही जाएगा। यदि दिस एक n घात का यदि f ऑफ x1 x2 सोन xm एक n घात का समघात फलन है, तब बराबर n इंटू एफ। ध्यान देखिए ऐसा आ रहा है। अरे कितने घात का समघात फलन है वही तो n आता है इधर। ओके, ये रिजल्ट होता है। फिर भी देखना है आपको। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसा
किसी को इसमें टेंशन हो रही है तो ये देख लो एक बार रफ। अगर f 3 चरों का फलन होता और मान लो 3 ही घात का होता, ये होता मान लो, यहां से एक्स क्यूब कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या बनता, x की पावर 3 इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स एंड z बाई एक्स। जो भी टर्म है केवल y बाई एक्स और z बाई एक्स की ही फंक्शन है, तो वही x की पावर 1 की पावर n, x1 की पावर n, जैसे यहाँ x क्यूब है, 3 घात का समघात फलन था, 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात। अगर 3 घात का समघात फलन है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x क्यूब इंटू y बाई एक्स का, y बाई एक्स और z बाई एक्स का फलन, y बाई एक्स और z बाई एक्स का फलन। तो देखिए यहां पर क्या करूंगा मैं, अगर मुझे डेल f बाई डेल x1 चाहिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसका नाम मैं दे रहा हूं u1 u2 um माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं ताकि हम समझ पाए। u2 u3 um, तो x1 तो एज इट इज, फाई किसका फंक्शन है, u2 u3 um, या u2 u3 आगे जाके x1 के फंक्शन है, तो फाई से गया u2 पर एंड u2 से x1 पर, या फाई से गया u3 पर, u3 से x1 पर, फाई से गया um पर, और um से गया x1 पर, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, ब्लैक मार्कर यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए x1 की पावर n, u2 का डेरिवेटिव x1 के लिए, इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस x2 बाय x1 का स्क्वायर, माइनस x3 बाय x1 का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस xm बाय x1 का स्क्वायर। ऐसा कुछ, प्लस फाई ऑफ, अब मैंने क्या किया, x1 गुना कर दिया, x1 गुना कर दिया तो एक एक x कम हो गया और ये इधर आ गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस x2 x1 की पावर n माइनस 1 माइनस x3 और ऐसे ही सोन, प्लस फाई n x1। ऐसा फाई का मतलब तो ये है n x1 की पावर n, और x1 की पावर n इंटू फाई ही मेरा f है, यानी nf, ये nf है, इसको nf ही लिख देता हूं जो कि मुझे चाहिए। अब मैंने क्या किया,
इसका x2 के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 से गया u2 पर और u2 से x2 पर, u2 का डेरिवेटिव x2 के लिए 1/x1, तो ये क्या आएगा x1 की पावर n-1, और जब बाहर से x2 गुना करूंगा तो x2 गुना x1 की पावर n-1 इंटू del phi बाई del t2, ये कट जाएगा, और ऐसे टाइप से सारे कटते जाएंगे। आप देख लीजिए अगले वाले का डेरिवेटिव करके आपको साफ दिख जाएगा। जरा इस फंक्शन का x2 के लिए डेरिवेटिव करके देखें, आप साफ समझ पाएंगे। मतलब अपने को तो ये रखना है कि आयलर थ्योरम का जनरलाइजेशन भी काम का है, वो भी कारगर होता है, वो भी वैलिड है, ठीक है ना। गॉड, ओके, ऐसे del f बाई del x2 कर दूंगा। ओके, बढ़ जाऊं ना, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, तो ये देखिए, अब अगर मैं इसी का x2 के लिए करता तो क्या बनता, x1 की पावर n तो बाहर, 5 से u2 पर आता, और u2 का डेरिवेटिव x2 के लिए, और u2 क्या है, x2 बटा x1, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता, 1/x1, तो ये क्या बनता, x1 की पावर n-1 इंप्लाइज x2 गुना कर दो, इसी प्रकार सारे निकाल देता, इसी प्रकार
अगर मैं इनको गुना कर देता स्टूडेंट्स, ये काम कर लेता xn इंटू, तो आपका आंसर क्या आ जाता, n गुना f आ जाता। ये आपका आंसर आ जाएगा। जनरलाइजेशन ऑफ, इसका विस्तार, आयलर थ्योरम का विस्तार है ये उसका जनरलाइजेशन है, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल पर भी ये लागू होता है। अब एक बड़ी स्पेशल टाइप है, कुछ एंट्रेंसेस में आ जाता है। इसका आंसर जो अब मेरी टाइप आने वाली है, इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। हैरानी हो रही होगी मेरी बात सुन के। जैसे इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, यदि v बराबर f ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, तब डेल v बटा डेल x प्लस डेल v बटा डेल y प्लस डेल v बाई डेल z। क्वेश्चन 2, यदि u बराबर f ऑफ x बाई वाई, y बाई जेड, z बाई एक्स, तब x गुना, एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इनमें से एक पे बात करता हूं। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और इनका आंसर 0 आएगा। विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्रूफ मत कराया करो। अच्छा, सही कह रहे हैं क्या ये हैं? चलो 1 मिनट आपकी वोटिंग को ही दे देता हूं। मिला जुला सा आंसर है, ज्यादा करों का आंसर है। बस 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 बस, वोटिंग मिक्सअप थी, आधे कराया करो आधे नहीं। सो खैर देखिए, अपने पास ये है। मैंने क्यों कहा इसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि इसको करने की अप्रोच देखिए। जब मैं सेकंड नंबर करता हूं क्वेश्चन एक बार, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बटा वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स। आज तक हमने जो क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे मैंने सबसे पहले जब फंक्शंस पढ़ा तो हम लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, फिर डबल वेरिएबल में आए इंडिपेंडेंट में, z बराबर x बटा वाई। हमेशा ऐसा होता है, कभी ऐसा थोड़ा देखा है f इज अ फंक्शन ऑफ x वाई, x बटा वाई, कुछ ऐसा नॉर्मली हमें ऐसा देखना की आदत है। और यहां पर हो गया है अब u बराबर f ऑफ x बटा वाई, y बटा z, z बटा x। तो अब मैंने इसका नाम क्या दे दिया, u1 u2 u3 दे दिया, ताकि ये वही बन जाए जो ये वही हो जाए जो ऐसा है। सर ग्रुप में आज भविष्यवाणी हो गई सिलेबस कंप्लीट होने की। क्या भविष्यवाणी हुई? हम भी सुन लें भविष्यवाणी। 16 मई को कंप्लीट। अच्छा पता नहीं किसने कह दिया।
u बराबर f ऑफ u1 u2 u3। u बराबर एफ ऑफ u1 u2 u3। अब ये बिल्कुल उसी शक्ल का दिख रहा है जैसा ये है। अब हम करें, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी मर्जी से इसका नाम u1 u2 u3 दिया है, और अगर ये जीरो नहीं आता तो ये u1 गायब होगा कैसे, जरा देखें। मेरे को निकालना है डेल u बाय डेल एक्स। ये देखिए जो मुझे प्रूव करना है, डेल u बाय डेल एक्स या डेल एफ, चलो डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल जेड। तो मैं डेल एफ बाय या डेल यू एक सेकेंड, इसको यू कर दो, इसको यू कर देना। तो क्या है, व्हाट इज डेल यू बाय डेल एक्स? यू किसका फंक्शन है, u1 u2 u3। u से u1 पर गया और u1 से x पर। भाई u किसका फंक्शन है, u1 u2 u3। u1 u2 u3 आगे जाके किसके फंक्शन है, x y z। u से u2 पर, u2 से x पर, या u से u3 पर, u3 से x पर। और आप देखिए u1 का डेरिवेटिव x के लिए 1/y हो गया। आखिर ये कैसे गायब हो, ये तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा अगर कटा ना तो। डेल u बाय डेल वन गायब कैसे करोगे, u2 का x के लिए 0, u3 का x के लिए -1/x²। ये तो कुछ ऐसी अजीब सी टर्म लाके खड़ी कर दी आपने सर। आप ऐसे ही डेल u बाय डेल वाई करोगे, u का u1 के लिए, u1 का y के लिए, u से u2 पर, u2 से y पर, u का u3 के लिए, u3 से y तक। और ऐसे ही सर आप डेल u बाय डेल z निकालोगे, u का u1 के लिए, u1 का z के लिए, u से u2 पर गया, u2 से z पर गया, u से u3 पर गया, u3 से z गया। अब ये आ गई। अब अगर ये सीधा इस क्वेश्चन की तरह इनको जोड़ने को कह देता, देखिए प्लीज, अगर ये इस क्वेश्चन की तरह इसको भी जोड़ने को कह देता तो स्टूडेंट समस्या तो आनी लाजमी थी ना। ये देखिए तो क्या हो जाता, ये क्या बन गया, इनको जोड़ के होता क्या। बट हां, अब जो मैंने ये काम किया है कि इसमें मैं x गुना कर दूं, इसमें मैं y गुना कर दूं, और इसमें मैं z गुना कर दूं। इसमें x गुना किया तो x बटा y, इसमें y गुना किया तो -x बटा y गया, x गुना किया तो -z/x, इसमें z गुना किया तो z/x। और आप देख रहे हो ये सब कुछ कट जाएगा, ये 0 आ जाता, वरना हमें कुछ प्राप्ति नहीं होता। पता नहीं वैसे पता नहीं क्या ही बन जाता। तो इस प्रकार के आंसर को 0 आना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना तो आप u1 में लाके पता नहीं क्या कर दोगे। समझ गए मैं क्यों कह रहा था इसका आंसर 0 मजबूरी है आना। जीरो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास, बेचारा क्या करेगा। हैप्पी अर्थ डे आपको भी, मुझे वैसे पता नहीं है बट अगर है तो आज आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पढ़ाई नहीं कर रहे, बस ये सब याद है। 22 अप्रैल याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जीके, हाँ जीके तो तुम्हारी अच्छी होगी।
पढ़े? करूं आगे? समझ गए? ऊपर वाला पार्ट कर लेना, इनका आंसर 0 ही आता है। आप डेरिवेटिव आराम से कर सकते देखते हैं, चाहे गुना में आए, चाहे भाग में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, आपको आंसर 0 रखना है। आपकी बुक में ये 2 ही क्वेश्चन है मगर। जी थ्योरम, यदि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी से वाई का मान एक्स के स्पष्ट रूप में प्राप्त ना किया जा सके, ये क्वेश्चन आपने अवकलन में भी पढ़ा होगा। यहां पर बोला है कि एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी से वाई का मान एक्स के स्पष्ट रूप में, ये स्पष्ट रूप है, जैसे वाई बराबर साइन एक्स, एक तरफ वाई बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा जाए। अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो स्पष्ट रूप है, वरना स्पष्ट रूप नहीं है। अब आप देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी gives y, if f of x comma y बराबर c gives y implicitly as a function of x, gives y implicitly as a function of x, then implicitly as a function of x, then अब आप ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने कि इसका जो रिजल्ट होगा वो ऐसा आएगा, dy by dx is equal to minus del f by del x अपॉन del f by del y, जिसे कहते हैं माइनस p by q। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है, आपको x और y में एक रिलेशन दे रखा है। अगर x और y में आपको एक रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब दो चर एक संबंध द्वारा जुड़े हैं। स्टूडेंट, दो चर क्या जुड़े हैं? दो चर आपके एक संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, और अगर दो चर एक संबंध द्वारा जुड़े हैं तो 2 माइनस 1 बराबर 1, एक इसमें से स्वतंत्र है और एक इसमें से आश्रित है। आप समझिए, आप समझिए कि अगर आपको x और y में एक रिलेशन दे रखा है तो इसमें दो चर हैं और वो एक रिलेशन से जुड़े हैं, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, एक इसमें से स्वतंत्र है, दूसरा आश्रित है। अगर आप अब ये जो फंक्शन x और y में रिलेशन दे रखा है, मान लो ऐसा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy बराबर 0। अब आपको ठीक है एक रिलेशन दे रखा है, अब आपको अगर आंशिक अवकलन का यूज करना है तो एक से ज्यादा स्वतंत्र चर चाहिए थे। अगर आप इसका नाम f दे दो तो अब f एक से ज्यादा चर पे निर्भर है, तो अब आप क्या कर सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई निकालोगे। तो अब आप देखिए ये रहा f, आपने डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला, ओके, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल रहे हो आप, ध्यान से देखें, और डेल एफ बाई डेल एक्स ही क्यों, अब डी एफ बाई डी एक्स निकालेंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि f एक से ज्यादा चर पर निर्भर है, बट मजे की बात है कि x और y दो वेरिएबल एक रिलेशन से जुड़े हैं, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, एक उसमें स्वतंत्र है और एक आश्रित है। अगर x को स्वतंत्र मानूं तो y x पर ही आश्रित है, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x,
तो y जो खुद x का ही फंक्शन है, यानी f केवल और केवल एक ही चर पर निर्भर हुआ। तो यहां पर इसीलिए हम क्या लिखते हैं, df बाई डी एक्स। d का मतलब एक ही चर पर, और f एक से ज्यादा चर पे निर्भर है तो क्या लिखते हैं, f से गया x पर और x से x पर, या फिर f से गया y पर एंड y से x पर। y इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है y इज ओनली द फंक्शन ऑफ x। इसीलिए यहां पर df बाई डी एक्स लिखा जाता है कि टोटलिटी में देखा जाए तो f केवल x पर निर्भर है। वो अलग बात है कि f दिखने में दो वेरिएबल पर डिपेंड है, तो क्या कैसे करेंगे, f से x पर आएंगे, x पे ही तो पहुंच रहे हैं, या f से y पर और y से x पर, क्योंकि y एक ही चर पे निर्भर है बट f एक से ज्यादा चर पे निर्भर है, और फाइनली f केवल x पे निर्भर है। तो डेल f बाई डेल एक्स क्या होगा, वो तो है ही। तो f क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। और फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आया, माइनस दिस अपॉन दिस। और अगले स्टेप में आपका आंसर है, अगले स्टेप में इसको अपॉन ले जाएं, एक बार नोट कर लें। ठीक है, डी एफ बाई डी एक्स, क्योंकि f तो केवल x पे निर्भर है, f चाहे x और y पे निर्भर दिख रहा है, बट क्योंकि दो वेरिएबल एक ही संबंध से जुड़े हैं तो एक स्वतंत्र है और दूसरा उस पर ही आश्रित है, तो y भी तो x का ही फंक्शन हुआ। तो फाइनली y इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, इसीलिए ये df बाई डी एक्स आया है। इसीलिए df बाई डी एक्स आया है, डेल f बाई डेल एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया। इसी प्रकार डी स्क्वेयर एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर, सॉरी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, नेगेटिव आप देखें ध्यान से तो प्रत्येक टर्म की डिग्री 3 है, 3 3 3 और 3। ओके, बाहर माइनस लगाएं, थोड़ा सा 3 डिग्री कैसे आई है देख लो। अब लिंक तो कोई कैसे भी बना लो याद रखने के लिए, P Q R S T, झूठ मूठ का बना रहा हूं कुछ भी।
और जो शुरू में है उसी का क्यूब से डिवाइड कर दो। याद रखने के लिए कुछ भी कर लो याद रहना चाहिए इसको, क्योंकि डेरिवेटिव करने की हिम्मत नहीं है, पेपर में तो कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अरे बाकी आपको किसी और तरीके से करना है वैसे कर लो, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरे को देखते ही ऐसा लगा कि ऐसा कर लेता हूं, चलो इसीलिए मैंने लिख दिया। फाइंड dy बाई dx। तो आप देख सकते हैं कि x को y के स्पष्ट रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुझे आंशिक अवकलन का यूज करना है। माना f बराबर, और दो वेरिएबल एक रिलेशन से जुड़े हैं, तो 2 - 1 = 1, एक स्वतंत्र है और एक आश्रित। व्हाट इज डेल एफ बाई डेल एक्स? जब x के लिए करेंगे तो y को कांस्टेंट x की पावर n का n x की पावर n - 1, a की पावर x का a की पावर x log a। व्हाट इज डेल एफ बाई डेल वाई? y का y के लिए ये तो कांस्टेंट है, a की पावर x का a की पावर y का a की पावर y log a। y की पावर n का n y की पावर n - 1। Therefore, what is dy by dx? ये ऊपर आ जाएगा y x रेज टू पावर y - 1 x रेज टू पावर y x y रेज टू पावर ऐसा कुछ। ऐसा कुछ, ठीक है ना। आप ऐसा डेरिवेटिव करते हैं। ओके विद्यार्थियों, समझ गए? एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, if curve this तथा this, if curve this and this touches each other, if curve this and this, if curve this and this touches each other, then at the point of contact, ये होता है। देखिए, if curve f of xy बराबर 0 and phi of xy equal to 0 touches each other, then at point of contact, ये बराबर ये होगा। then at their point of contact, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ध्यान पूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक आप देख सकते हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं? ऐसा बोला हुआ है। जैसे कि ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है, आता भी है। हाँ विद्यार्थी गणों, बढ़ू आगे। देखो, f of x, y is equal to 0
यानी आपको कोई x और y में कोई संबंध दिया हुआ है, वो हो सकता है ऐसा हो, दूसरा हो सकता है ऐसा हो, कोई कैसा हो सकता है, कोई कैसा। तो सपोज आपको ये दो कर्व दिए हुए हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वक्र दिश तथा दिश एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इनके संपर्क बिंदु पर, ये रहा इनका संपर्क बिंदु, इनके संपर्क बिंदु की स्थिति बतानी है अपने को। तो इनके संपर्क बिंदु पर, ये रहा संपर्क बिंदु, और आप देख रहे हो संपर्क बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा का काम करेगी। यानी इस सर्कल का आप जब डेरिवेटिव निकालते हो, इस सर्कल के डेरिवेटिव का मतलब है इस सर्कल के हर पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा आ रही है उसकी प्रवणता यानी स्लोप। जब आप जैसे ये पॉइंट पुट करोगे तो इस पॉइंट से पास होने वाली रेखा का स्लोप आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इस कर्व का डेरिवेटिव करते हो तो इस कर्व के अलग अलग बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनेगी उसका स्लोप आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट पुट करोगे, जैसे ही आपने ये पॉइंट पुट किया तो इस पॉइंट से पास होने वाली जो स्पर्श रेखा है उसका स्लोप आ जाएगा। मगर ये दोनों रेखाएं तो सेम है, तो यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप, क्योंकि लाइन सेम है तो लाइन का स्लोप तो सेम ही है। यानी मैं कहना चाहता हूं प्रश्नानुसार डेरिवेटिव of the function f and derivative of the function phi अपने संपर्क बिंदु पे दोनों का स्लोप सेम होगा। संपर्क बिंदु पर तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स अपॉन डेल फाई बाई डेल वाई। स्टूडेंट्स, और ये देखिए ये क्या आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स। स्टूडेंट्स, सो दिस वन इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब चेक करें, संपर्क बिंदु पे ये होता है, ओके। अगला एक प्रश्न लिखा जा रहा है, यदि इफ f of x comma y is equal to 0 and if f of x comma y is equal to 0 and phi x comma z equal to 0, then तो आप देख सकते हैं ये x और y में रिलेशन,
एक रिलेशन एक्स और वाई में, एक रिलेशन वाई और जेड में, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन एक्स और वाई में, एक रिलेशन एक्स और जेड में, तो कहीं ना कहीं वाई और जेड आपस में संबंधित है, वही रिलेशन आपको निकालने को बोला है डी वाई बाई डी जेड। और आप देख सकते हो यहां से आप पहले वाले से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, और अगर एक तरफ से आपने डी जेड बाई डी एक्स निकाल दिया, वी हैव डन, अपना काम हो गया। बस आपको डी जेड डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स निकालना है। पहले कर्व से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, और दूसरे से डी जेड बाई डी एक्स। सर देखिए, स्वतंत्र चर वाला ऊपर और आश्रित चर वाला नीचे, स्वतंत्र चर वाला ऊपर, आश्रित चर वाला नीचे। देयरफॉर डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड डेल फाई बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई, hence proved। सर वो इक्वेशन में मिस्टेक है ऊपर, कौन सी इक्वेशन में? हाँ, डेल एफ बाई डेल एक्स है, ठीक है। मैं कौन सा उसको जबरदस्ती प्रूव करने में लगा हूं, वैसे जो है प्रूव तो वही होगा ना। फिर से बता दो, डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा क्या? डी वाई बाई डी जेड कैसे निकालते हैं? अगर y और z आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट y भी x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है, तो dy बाई डी जेड कैसे निकालते थे? dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे तो निकालते थे। अगर आपको u भी दे रखा है e रेस टू पावर x, v दे रखा है log x, और आपको du बाई डी वी निकालने को बोला जाए, तो कैसे निकालते हैं? du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। बच्चों में समस्याएं बहुत है, क्लास कितनी देर चलेगी, फोन भी डिस्चार्ज हो गया और लाइट भी नहीं आ रही। बात तो है। 9 बजे, अभी 10 मिनट और। तो मैंने यहां पर वही तो किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। इससे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? पढ़ा तो है अभी आपने। अरे इससे डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते थे? माइनस डेल फाई बाय, सर शीट डाल दो। ये शीट नहीं डाल सकता मैं जीवन में कभी भी, ये तो कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी कह दो, ये शीट अब मैं नहीं डाल सकता। सर प्लीज, बाकी स्टूडेंट इसको बता देना, सर इसको ये शीट क्यों नहीं डाल सकते। एक स्टूडेंट और, ऐसा क्यों सर? और बाकी कई बच्चे कह रहे हैं डाली हुई है।
एक और स्टूडेंट, क्यों सर? तेजस्वी बालक तो है अपने यहाँ, ऐसा नहीं है, हैं? बालक तो तगड़े तगड़े हैं। जो इंटेग्रल कैलकुलस है ना, वो इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों है। जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। सही का एक बच्चे ने, सर 650 क्वेश्चन दे दिया, और क्या चाहते हैं ये? बुकलेट इंग्लिश में कब मिलेगी? अब उसके लिए तो या तो सारी बुकलेट हिंदी में बन जाए उसके बाद हो, दो ही तरीके से हो सकती है। हिंदी में सारी बुकलेट बन जाए, उसके बाद इंग्लिश में टाइप होनी शुरू हो, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है नया टाइपिंग वाला रखा जाए, क्योंकि अब ये ऑफलाइन वालों ने हर संडे को टेस्ट टेस्ट का वो और कर दिया है, तो वो भी डालना है। तो ये दो ही तरीके हैं। यदि ऐसा नहीं है जैसे जैसे वो बनती रहेगी वो इंग्लिश में अपलोड हो जाएगी, वैसे नाराज किसी को नहीं करेंगे, और वो कैसे हो सकती है अपलोड? उसके लिए तो एक प्रॉपर सारी की सारी शीट हमें पूरी बनानी है ना। तब dz/dt, हाँ भाई, सही का एक विद्यार्थी ने, सर क्वेश्चन तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाकी नोट्स तो आप करा ही देते हो। सही है, कहा तो सही है इसने। इफ z इक्वल टू दिस, जहां x ये है y ये है, इफ z इक्वल टू दिस वेयर x इज दिस y। अब देखिए यहां dz/dt क्यों कहा है? क्योंकि कहने को z x और y का फंक्शन है, बट x और y तो आगे जाके t के फंक्शन है। अभी तक आपने, जब सर ने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा तो सर ने ऐसे कराया होगा, log t स्क्वेयर e रेस टू पावर t e रेस टू पावर 3t, ये था 12वीं का डिफरेंशिएशन। फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, पावर आगे एक पावर कम, नाउ डेरिवेटिव log t। ये तो है 11th-12th वाला। अब ग्रेजुएशन वाला, z का t के लिए डेरिवेटिव करना है, जो कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो z से जाऊंगा x पर एंड x से t पर, एंड x इज ओनली द फंक्शन ऑफ t। या z से जाऊंगा y पर एंड y से t। z का x के लिए पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? 2xy। z का x के लिए किया तो y को कांस्टेंट माना, dx/dt। z का y के लिए dy/dt, और अब x और y की वैल्यू रख दें। 2 तो 2 है, y है e रेस टू पावर t, x क्या है? log t, ये देखिए, प्लस एक्स स्क्वेयर ई टी प्लस वाई स्क्वेयर 3y स्क्वेयर इंटू ई रेस टू पावर टी, एंड दिस इज वन इज। सो ऐसे आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक और रिजल्ट है जो आपको पोलर फॉर्म में है, वो याद रखना है, वो याद रखना है आपको, कि उसका डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा, आज तक आया नहीं है, बट एक अकेला सा रिजल्ट है, उसको क्यों छोड़ना। Change into polar coordinates.
चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डेल स्क्वेयर यू बाई डेल आर स्क्वेयर 1 बाय आर एक मिनट मेरी बात सुन लो, हर टर्म में ना आर स्क्वेयर दिख रहा है, आर 2 बार आ रहा है, आर स्क्वेयर, आर और आर 2 बार आर, हर टर्म में आर 2 बार आ रहा है। मैं इसे ऐसे करके याद कर लेता, थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं, अब आप देख लो कैसे कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि इसको प्रूव करना तो आपको पता ही है करना कैसे, बट वो होगा नहीं क्योंकि आपके बुक में 1.5 पेज का दे रखा है। अब 1.5 पेज थोड़ा प्रूव करोगे, वरना एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, और ऐसे क्वेश्चन पूछने में उसे कभी भी रुकावट नहीं आती कि भाई इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसी चीज करते हुए वो रुकता ही नहीं है, डायरेक्ट दे सकता है इसको। बट हम कभी भी वहां पर एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट करके नहीं सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट से, ठीक है ना। याद हो जाते हैं फटाफट, मतलब कैसे कैसे याद हो जाते हैं।